ये एरोप्लेन अमेरिका से कई सारे पैसेंजर्स को लेकर उड़ती है, लेकिन कुछ समय बाद प्लेन का कुछ नामो निशान ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो प्लेन बर्फीले पहाड़ों के बीच जाकर गिर गई है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ दिखाई दे रही थी और कई लोग मर चुके थे, लेकिन एक छोटी सी चीज उनके इतनी काम आ जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका में मौजूद एक रग्बी टीम को दिखाते हुए। वो सारे प्लेयर्स एक्चुअल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और इसी सिलसिले में उन्हें आगे की गेम कंटिन्यू करने के लिए दूसरे कंट्री में जाना था। अब वहाँ जाने के लिए प्लेन का सफर ही सबसे बेस्ट रहता है, इसलिए गवर्नमेंट ने उनके लिए एक प्लेन इंतजाम किया। प्लेन के अंदर तो उस रग्बी टीम के पूरे मेंबर्स बैठे हुए थे, साथ ही साथ उन सारे प्लेयर्स के पेरेंट्स भी होते हैं ताकि वो उन्हें सपोर्ट कर सके। सभी एकदम हंस खेल रहे थे और रग्बी गेम के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का नहीं अंदाजा कि उन्हें एक हार्श रियलिटी का सामना करना होगा, यानी कि ऐसी आपदा जिसमें उनकी मदद कोई नहीं कर सकता। जैसे तैसे अब प्लेन टेक ऑफ कर जाती है और सभी आराम से बैठकर बातचीत कर रहे थे। सारे प्लेयर्स तो अपनी गेम की स्ट्रेटेजी बनाने में बिजी थे, बाकी उनके पेरेंट्स तो आराम से बैठकर सफर का मजा ले रहे होते हैं। कुछ समय तक तो सारी चीजें एकदम नॉर्मल रहती हैं, लेकिन जैसे ही वो एक बर्फीले इलाके के अंदर एंटर करते हैं जहाँ पर बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ मौजूद हैं, तो उस जगह पर हवाएं एकदम तेज हो गई थी। इसी वजह से प्लेन को काफी सारे झटके और टर्बुलेंस महसूस होते हैं। सारी चीजें एकदम से हिलने लगी थी, जिससे कि प्लेन में जो पहली बार बैठ रहा था वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन एक प्लेयर उन्हें समझाता है कि प्लेन में हवाओं के कारण टर्बुलेंस आम बात है, हमें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। खैर उस आदमी ने तो सही बात कही थी, लेकिन ये कोई आम हवाएं नहीं होती, ये बर्फीली तेज हवाओं का तूफान है जो किसी को भी खत्म कर सकता है। अब तूफान के कारण प्लेन के अंदर जो टर्बुलेंस लग रहे थे वो काफी बढ़ जाते हैं, लोग ऊपर से नीचे होने लगे और उनके सामान भी गिर जाते हैं। अब तो सारे पैसेंजर्स के साथ साथ पायलट को भी डर लग रहा था। वो दोनों जैसे तैसे प्लेन को कंट्रोल करने का ट्राई तो करते हैं, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी बन रही थी कि प्लेन का एल्टीट्यूड नीचे हो रहा था, यानी एक्चुअल में वो बर्फीले पहाड़ों के बीच बढ़ती जा रही है। सभी इतने पैनिक हो गए कि जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन शायद अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है। वो प्लेन सीधा जाकर बर्फीले पहाड़ से टकरा जाती है। प्लेन के विंग्स टूट चुके थे और उसके टूटकर दो हिस्से हो जाते हैं। टूटे हुए हिस्से भी इतने ज्यादा स्पीड में थे कि वो बर्फ के अंदर घिसते चले गए। कुछ पैसेंजर्स जो पीछे वाले हिस्से में बैठे हुए थे वो सब तो बर्फीले पहाड़ों में कहीं गुम हो गए और वहाँ टेम्परेचर इतना कम था कि उन लोगों की मृत्यु हो गई। बाकी जो बचे हुए लोग थे वो प्लेन के आगे वाले हिस्से में होते हैं और वो भी क्रैश लैंड होते हुए एक जगह पर आकर रुक गया। इतनी ज्यादा तबाही उन प्लेयर्स ने कभी नहीं देखी थी। उनकी आंखों के सामने कई फैमिली मेंबर्स और लोग मारे जा रहे थे। प्लेन के अंदर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और बाहर देखा जाए तो चारों तरफ सिर्फ बर्फ की परत होती है, यानी एक्चुअल में वो ऐसी जगह पर फंस चुके हैं जहां से निकलना नामुमकिन है। वो पूरे 45 पैसेंजर्स आए थे, लेकिन अब क्रैश लैंड होने के बाद उनकी क्वांटिटी आधे से भी कम हो चुकी है। प्लेन में जहां देखो वहां डेड बॉडी दिखाई दे रही थी। इवन उन प्लेयर्स में से कुछ लोग पायलट्स को देखने जाते हैं, लेकिन बेचारे वो सब भी लहूलुहान हो चुके थे और थोड़ी देर के अंदर ही कम टेम्परेचर के कारण अपना दम तोड़ देते हैं। उस जगह पर रात का भी समय होने वाला था, यानी टेम्परेचर ऑब्वियसली और कम हो जाएगा, इसलिए जितने भी प्लेयर्स बचे हुए थे वो जल्द से जल्द प्लेन में आते हैं और लोगों के सामान और डेड बॉडी से उस जगह को भर देते हैं ताकि ओपन रास्ता एकदम से क्लोज हो जाए। अभी भी वहाँ पर कुछ घायल फैमिली मेंबर्स थे जिनकी जान बाकी थी, लेकिन पूरी रात टेम्परेचर इतना ज्यादा कम हो गया कि उनकी भी जान चली गई। वो सारे प्लेयर्स एकदम से हताश हो जाते हैं और अब तो सुबह होने पर उन्हें कोई बचाने वाला भी नहीं था। वो सिर्फ लोगों की डेड बॉडीज ही देख रहे थे। चारों तरफ देखने पर यही पता चल रहा था कि ना तो यहाँ पर कोई घर है और ना ही उनकी मदद करने के लिए कोई आने वाला है, और अगर कुछ नहीं किया गया तो बचे हुए लोग भी कुछ समय में मारे जाएंगे। मतलब इस जगह पर एक मौत का खेल शुरू हो चुका है। अब यहाँ प्लेन के अंदर जितने भी लोग बचे हुए थे उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि वो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ स्टेप्स उठाते हैं जो बहुत जरूरी था। सबसे पहले उन्होंने प्लेन के अंदर जितनी भी सीट्स लगी हुई थी उसे बाहर निकाल कर फेंक दिया। ये इसलिए ताकि प्लेन के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए जगह बन सके, क्योंकि रात के समय उन्हें पूरा प्लेन कवर करना होगा ताकि बहुत ही ठंड हवाएं अंदर ना आ सके। जो लोग घायल हो चुके थे और जिनकी बहुत बुरी तरीके से मृत्यु हो चुकी थी उन लोगों को भी बाहर लाया जाता है और जितने भी काम के सामान थे उन्हें अलग किया जाता है। अच्छी तरीके से चेक करने पर पता चला कि उनके पास सिर्फ एक हफ्ते का ही खाना बचा हुआ है और ये खाना उन्हें संभाल कर यूज करना होगा ताकि जल्दी खत्म ना हो जाए। मरने वालों की संख्या तो उस जगह पर बहुत ज्यादा थी, तो सभी लोग उनकी डेड बॉडीज को बर्फ के अंदर दफना देते हैं। ये इसलिए ताकि उनकी बॉडी सड़े ना, और जब कोई रेस्क्यू टीम यहाँ पर आए तो वो इन डेड बॉडीज को भी लेकर जाएं साथ में। जैसे तैसे इस प्लान को आगे बढ़ाया गया और वो जरूरत के सभी सामान इकट्ठा कर लेते हैं। उन्होंने तो पानी पीने के लिए बर्फ भी पिघलाना स्टार्ट किया।
बैठकर वो खाना पानी इंटेक तो कर रहे थे, लेकिन सभी के चेहरे पर एक डर था। उनमें से कुछ कहते हैं कि जरूर गवर्नमेंट को हमारी इस कंडीशन के बारे में पता चल गया होगा और रेस्क्यू टीम ढूंढते हुए यहाँ पहुंच ही जाएगी। लेकिन उन सभी को नहीं अंदाजा कि वो जिस जगह पर फंसे हुए हैं वो बड़े बड़े पहाड़ियों की एकदम बीचों बीच है। यानी यहाँ पर किसी रेस्क्यू टीम का भी आना बहुत मुश्किल होगा और अगर वो सब यहाँ से खुद आगे बढ़ने का ट्राई करे तो ये उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ाई करना सबसे खतरनाक काम था। जैसे तैसे अब कुछ घंटे बीतते चले जाते हैं, तभी अचानक उन्हें ऊपर एक एरोप्लेन दिखाई दिया। उस प्लेन को देखकर सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे ताकि उससे अपनी लोकेशन बता सकें, लेकिन प्लेन इतनी ज्यादा ऊपर थी और उनकी आवाज उस तक नहीं पहुंच पाती, तो ऑब्वियसली इस वजह से प्लेन आगे निकल जाती है। सभी लोग जो एक्साइटेड थे एकदम से निराश हो जाते हैं, पर वो इतना समझ गए कि सिर्फ चिल्लाकर ही हम ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते, उन्हें एक्चुअल में कुछ और ट्राई करना होगा। थोड़ी देर में रात का भी समय हो जाता है, यानी टेम्परेचर एकदम नीचे गिर गया था। उन लोगों ने खिड़कियां और टूटे हुए दरवाजे भी अच्छी तरीके से पैक कर दिए होते हैं। प्लेन के टूटे वाले हिस्से के अंदर का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल था, इस वजह से वो जैसे तैसे सरवाइव कर पा रहे थे। एक रात तो इस तरीके से और बीत गई। सभी लोग जब बाहर आकर अपने रिसोर्सेस इकट्ठा करने में बिजी हो गए तो पता चला कि वहाँ पर एक और प्लेन आगे बढ़ रही है। इससे सभी समझने लगे कि जरूर ये रेस्क्यू टीम है जो उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आई है। वो तो गॉड से प्रे करने लगे कि उन्हें बचा लिया जाएगा। कुछ मेंबर्स तो मिरर के ऊपर सन की रिफ्लेक्शन दिखाकर उन्हें अपनी लोकेशन बताते हैं। ये रिफ्लेक्शन दूर से भी देखी जा सकती थी, पर बदकिस्मती से उस प्लेन को वो सब नजर नहीं आते और वो भी बिना उन्हें नोटिस किए आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि उन लोगों के साथ जो चीजें अब हो रही थी वो किसी डरावने सपने से कम नहीं होती। जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा था उनके अंदर की हिम्मत भी ऑब्वियसली कम हो जाती है। अब सभी लोग जब टूटे हुए प्लेन के अंदर आते हैं तो उस जगह पर निक नाम का उनका घायल साथी अपनी आंखें खोल रहा था। यानी जब से प्लेन क्रैश लैंड हुई है तभी से निक बेहोश पड़ा हुआ है। निक की हालत पहले से खराब होती है और उस जगह पर उसकी बहन भी थी। वो दोनों जल्द से जल्द एक दूसरे के गले लग जाते हैं। निक ने फिर अपने पेरेंट्स के बारे में पूछा कि वो कहाँ पर है, लेकिन हार्श रियलिटी ये होती है कि प्लेन क्रैश के दौरान ही उसके पेरेंट्स मारे गए। सिर्फ उसके नहीं बल्कि कोई और पेरेंट्स भी होते हैं जो जगह पर ही खत्म हो गए। ये सुनने के बाद निक एकदम दंग रह जाता है। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसके इतने प्यारे पेरेंट्स का अंत इतनी बुरी तरीके से होगा। कई रातें वो उस जगह पर बिना खाए पिए बिताते जा रहे थे, लेकिन ये कब तक चलेगा। एक समय पर रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे और उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होगा। अगले दिन सारे प्लेयर्स एक साथ बैठकर इसी बात पर सोच रहे होते हैं। तब जाकर एक मेंबर ने बताया कि प्लेन के दूसरे वाले हिस्से में कुछ बैटरीज रखी गई। अगर हम उस बैटरी की मदद से रेडियो से कनेक्ट करते हैं तो अच्छी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर हम अपनी मदद के लिए रेस्क्यू टीम को बुला सकते हैं अपनी लोकेशन पर। लेकिन प्लेन के टूटे हुए उस दूसरे हिस्से को ढूंढ पाना उतना ही मुश्किल था, इसलिए कुछ प्लेयर्स ने इस प्लान को कंटिन्यू करने का डिसाइड किया। उन लोगों ने तो कुछ ग्लास और लेदर के कपड़ों को फाड़ते हुए एक ऐसे सन ग्लासेस बनाए जिससे उनकी आंखें एकदम सुरक्षित रहें। और अब उनमें से कुछ मेंबर्स निकल पड़े थे उस दूसरे हिस्से को ढूंढने के लिए, क्योंकि ये जगह इतनी ज्यादा बड़ी है कि प्लेन के एक हिस्से को ढूंढ पाना मुश्किल लग रहा होता है। जैसे तैसे उन्होंने बहुत ज्यादा रास्ता तय कर लिया, पर अभी भी उन्हें कुछ क्लूज मिले ही नहीं होते। इससे वो लोग इतना समझ गए कि प्लेन भी जो ऊपर से उड़ रही होगी, इस सिचुएशन में उनकी लोकेशन भी फाइंड आउट कर पाना मुश्किल हो जाएगा। यानी ये काम एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा होता है। अब जैसे ही वो थोड़ी ऊंचाई पर चढ़ते हैं तभी वहाँ की बर्फ घिसकने लगी। लग रहा था कि एक बड़ा एवलांच आने वाला है और उनका जो टूटा हुआ दूसरा प्लेन था जिसमें बाकी मेंबर्स थे वो उस पहाड़ के एकदम नीचे होती है। यानी जरा सी भी गलती उन सारे बर्फ को वहाँ पर लेकर आ जाएगी। इसलिए वो मेंबर्स अपना ये प्लान रद्द करके वापस आ जाते हैं। कुछ ही समय के अंदर उनके रिसोर्सेज भी खत्म हो चुके थे। इतने ज्यादा कम टेम्परेचर और इतनी भूख के बीच वो कैसे रह पा रहे थे उन्हें ही पता है। इनफैक्ट अब ऐसी डरावनी कंडीशन आ जाती है कि निक ने डायरेक्टली कह दिया कि हमें जिंदा रहने के लिए मरे हुए लोगों का मांस खाना होगा। कुछ लोग इसके फेवर में थे तो कुछ इसके अगेंस्ट होते हैं। यानी प्लेन के अंदर इन्हीं चीजों पर बातचीत चलती जा रही थी। तब जाकर प्लेन में डिसाइड किया जाता है कि इंसानों को खाना एकदम गलत बात है, तो इसलिए वो भूखे रहते हैं और अपने खुद के मरने का इंतजार करते हैं। कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उनमें से कुछ लोग अपने शू लेसेस खाने लगे और इनफैक्ट सिगरेट भी पूरी तरीके से निगल जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों से उन्होंने प्रॉपर खाना ही नहीं खाया होता है। अब अगले दिन पता चला कि निक की बीमार बहन मर चुकी है। वो इतना ज्यादा टूट गया क्योंकि एक समय पर उसकी पूरी फैमिली उसके साथ थी, लेकिन अब वो सिर्फ अकेला बचा हुआ है। कुछ दिन इस तरीके से और बीत गए थे, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा था। बिना कुछ खाने के उनका दिमाग एकदम से काम करना बंद कर दे रहा होता है। सभी इतने ज्यादा कमजोर लग रहे थे कि उनकी मौत एकदम पास आ चुकी है। पर ये चीजें ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाली थी।
उनमें से कुछ लोग अब इतना ज्यादा बेबस हो जाते हैं कि उन मरे हुए लोगों को खाने का डिसाइड करते हैं। यानी कुछ लोग बाहर गए और मरे हुए लोगों का मांस खाने लगे। सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ये कदम उठाया गया था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अभी भी प्लेन के अंदर होते हैं और वो मर जाएंगे लेकिन इंसानी मांस नहीं खाएंगे, क्योंकि डू और डाई सिचुएशन में इंसान अपनी जान पहले देखता है। जो लोग उन डेड बॉडीज को खाते थे वो उन्हें कुछ डिस्टेंस पर लेके जाकर काटने लगे, ये इसलिए ताकि बाकियों को इससे प्रॉब्लम ना हो। ये बहुत ही खौफनाक सिचुएशन थी, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए बहुत होती है। अब तो जो मांस खाने से मना कर रहे थे वो सब भी आकर खाने लगे। थोड़े समय में ही उन्हें बर्फ के अंदर मौजूद एक ब्रीफ केस मिलता है। जैसे तैसे वो उसे खोलते हैं और उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे। लकीली उसके अंदर एक रेडियो मिल जाता है, जिसे कि वो जैसे तैसे ऑन करते हैं और अच्छी तरीके से सिग्नल लेने के लिए यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। कई घंटों की बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें एक सिग्नल मिला। वो सिग्नल सिर्फ वो रिसीव कर पा रहे थे जो एक्चुअल में गवर्नमेंट का ही होता है। साफ सुन पा रहे थे कि गवर्नमेंट को पता चल गया है कि उनकी प्लेन क्रैश हो चुकी है, तो इसलिए उन्होंने रेस्क्यू टीम भी चारों तरफ फैला दी थी। कई हेलीकॉप्टर्स और प्लेन उन्हें ढूंढने में बिजी थे। ये रिसर्च मिशन कई हफ्तों से चल रहा था, लेकिन वो सब उन्हें ढूंढ नहीं पाए। तब जाकर गवर्नमेंट ने ये घोषित कर दिया कि वो सब मर चुके हैं। उनकी फैमिली को कुछ न कुछ रिवॉर्ड दिए गए ये बात भुलाने के लिए। यानी अब जो लोग आस लगाकर बैठे थे कि रेस्क्यू टीम यहाँ पर आएगी, अब वो भी एकदम से खत्म हो चुकी होती है। बात सिंपल थी कि उन्हें कैसे भी करके आने वाले समय में भी अपने आप को सरवाइव करना होगा यहाँ पर, क्योंकि अब तो मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला। उनमें से अब जो मेंबर्स मरे हुए लोगों का मांस नहीं खा रहे थे वो भी खाने लग जाते हैं। सबसे बुरा कंडीशन इंसान को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठा सकता है ये हम देख पा रहे थे। अब उस जगह पर उन सारे लोगों को पूरे 1 महीने होने वाले थे। यानी इतने समय तक बर्फीली जगह पर कैद रहना, वो भी बिना खाना पानी के। बहुत सोचने के बाद उनमें से कुछ लोगों ने यही डिसाइड किया कि वो प्लेन के दूसरे हिस्सों को जाकर ढूंढेंगे। उसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर वो बैटरीज मिल जाती हैं तो वो दूसरों से कांटेक्ट कर पाएंगे। तो अब बिना सोचे समझे कुछ लोग उन पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। उन लोगों को तो हर तरफ सिर्फ बर्फ ही दिखाई दे रही थी। ये बात क्लियर हो चुकी थी कि इतने बड़ी जगह पर छोटी सी प्लेन को ढूंढ पाना मुश्किल है, पर जैसे तैसे उन्होंने हार नहीं मानी और उस प्लेन के कुछ मलबों को ढूंढ लिया होता है। जैसे वो थोड़ा आगे बढ़े तो वहाँ पर उनका एक साथी मरा हुआ पड़ा था। ये वो मेंबर होता है जो प्लेन की शुरुआत में टूटने की वजह से दूसरी तरफ गिर गया था। उसकी पूरी बॉडी ऑलमोस्ट जम गई थी। बाकी मेंबर्स ने अपने उस मरे हुए साथी को अच्छी तरीके से दफना दिया और फिर थोड़ा और चढ़ाई करने लगते हैं ताकि एक ऊंचाई से उन्हें सब कुछ दिखाई दे। ट्रैवल करते हुए तो रात भी हो गई थी, इसीलिए वो एक कोने में जाकर सो जाते हैं। इतनी ठंड हो रही थी कि उनके हाथ पैर एकदम से जम चुके थे। इवन एक आदमी का तो आंख भी बंद नहीं हो रहा होता है क्योंकि उसके आंख में बर्फ चली गई थी। अगले दिन भी इतने घंटों की कोशिश करने के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो वापस बाकी साथियों के पास लौट आते हैं। उन्हें खाली हाथ आता हुआ देखकर सभी निराश हो रहे थे और यही सोचते हैं कि शायद ये उनका अंत है। अब तो उन्हें कोई बचाने भी नहीं आने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि वो मर चुके हैं। अब जो लोगों की डेड बॉडीज वहाँ बची हुई थी वो भी खत्म हो चुकी होती हैं। सभी प्लेन के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और इसी तरीके से अपने दिन काटते रहते हैं। इस जगह पर अब उन्हें पूरे 1 महीने हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो सब जिंदा हैं और आगे बढ़ रहे हैं। पर ये चीजें ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली, क्योंकि अचानक उस जगह पर एक बर्फीला तूफान आता है, जिसकी वजह से भारी मात्रा में बर्फ उनकी प्लेन के अंदर आने लगी थी। सभी एकदम पैनिक हो गए और एक दूसरे को बचाने में लग जाते हैं। वहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फ भर गई कि कई लोग उसके अंदर ही दफन हो गए। बट जो मेंबर्स ऊपर की तरफ थे वो जैसे तैसे बर्फ हटाकर अपने साथियों को बचाते हैं। पता चला कि एक फीमेल मेंबर ज्यादा टाइम तक बर्फ में रहने के कारण मर चुकी है। यानी मरने का सिलसिला अभी भी जारी है और पता नहीं आगे कितने लोगों की जाने जाएगी। अब बाकी मेंबर्स इससे ओवरकम कर पाते तभी उन्हें पता चला कि एक और तूफान आ रहा है और उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरे प्लेन को ही बर्फ में दफनाने लगी। सब एकदम से प्लेन के अंदर भागते हैं और प्लेन के ऊपर तो बर्फ की लेयर बन चुकी थी। ना कोई वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता था और अब धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होते जाती है। उनमें से कुछ लोगों की तो जगह पर ही मृत्यु हो चुकी थी और एकदम सन्नाटा छा गया था। बचे हुए लोग यही प्रे कर रहे थे कि वो कैसे भी जिंदा निकल जाए। तूफान ऊपर कई घंटों तक चलता रहा। अब जो लोग प्लेन के अंदर थे उन्हें भूख लगने लगी, तो अब यहाँ कोई और रास्ता ना होने के कारण वो सोचते हैं कि जो लोग मर चुके हैं उनकी डेड बॉडीज को खा लिया जाए। तो अब बहुत सोचने के बाद वो अपने ही साथियों को खाने की डिमांड करते हैं। ये एक बहुत ही टफ डिसीजन था, क्योंकि जो साथी उनके साथ इतने सालों से है उनकी डेड बॉडी वो कैसे खा सकते हैं। इसलिए अब की बार उन्होंने भूखा रहने ही डिसाइड किया। उस जगह पर अब उन्हें दिन से रात हो चुकी थी, पर बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। लियो नाम का एक मेंबर इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो प्लेन के एक मिरर को तोड़ने लगा।
और सामने जितनी भी बर्फ आ रही थी उसे निकालते रहता है। लियो को तो ग्लास के कारण काफी चोट लग गई, लेकिन वो रुकता नहीं। उसकी मदद बाकी लोग भी करते हैं और जैसे तैसे वो ऊपर का रास्ता बनाने में कामयाब हो गए। प्योर ऑक्सीजन मिलने के बाद उन्हें अच्छा लग रहा था। बाहर आते ही वो एक दूसरे के गले लगते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि वो तूफान चला गया है, पर अभी भी उनकी सर्वाइवल की जंग खत्म नहीं हुई थी। अब ये बात तो साफ हो चुकी थी कि यहाँ पर रहना मतलब मॉक को चेतावनी देना होगा, तो उन्हें कोशिश करनी होगी कि प्लेन के दूसरे हिस्से में पहुंचकर बैटरीज ला दें। इसलिए लियो के साथ उनमें से कुछ लोग और डिसाइड करते हैं कि वो फिर कोशिश करेंगे और इस बार उन्हें ढूंढना ही है, नहीं तो सब मरने वाले हैं। बाकी सब प्लेन के अंदर रुकते हैं और उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। कुछ ही देर के अंदर पता चला कि लियो बेहोश होकर नीचे गिरने लगा है। बाद में रिवील हुआ कि उसके पैर पर जो चोट लगी थी प्लेन से बाहर निकलते दौरान, वो पूरी तरीके से सड़ चुकी है और उसके बॉडी में इन्फेक्शन फैल रहा है। लियो तो चलने की भी हालत में नहीं था, इसलिए अब बाकी मेंबर्स ने डिसाइड किया कि वो उसे प्लेन के पास छोड़कर आएंगे, बट लियो ने इसके लिए मना किया और कहा कि वो खुद चले जाएगा। इस समय बैटरी ढूंढकर कांटेक्ट करना जरूरी है, तो वो साथियों को कह रहा था कि तुम आगे बढ़ो। बाकी मेंबर्स ये समझते हैं और दूसरी तरफ जाने लगते हैं। लियो जैसे तैसे करके प्लेन के अंदर आता है नीचे की तरफ, पर वो इतना ज्यादा घायल हो चुका था कि वहीं बेहोश हो गया। वो अपने साथियों की मदद करना चाहता था, पर उसकी हालत ही इतनी बेकार होती है कि वो कुछ करने लायक नहीं है। यहाँ उनके कई सारे साथी एक एक करके मारे जा रहे थे और अब लगता है अगली बारी बचे हुए लोगों की है। वो कुछ मेंबर्स जो कि दूसरे हिस्से को ढूंढने के लिए निकले हुए थे, उन्होंने भी कई घंटों का रास्ता तय किया और लकीली उन्हें वो प्लेन दिखाई देने लग जाता है। यानी ये वो हिस्सा था जब यहाँ टकराने से पहले अलग हो गया था। जैसे तैसे वो तीनों उस जगह पर पहुँचते हैं और सारी चीजें छानने लगते हैं। अच्छी बात हुई कि उन्हें सिर्फ उस जगह पर बैटरीज नहीं बल्कि खाने पीने के कई सारे सामान मिले थे। उस जगह पर गर्म करने वाले कपड़े भी होते हैं जो वो अपने साथ लेते हैं, यानी इसकी मदद से वो कुछ और दिन सरवाइव कर सकते हैं। अब बैटरी की मदद से रेडियो को कनेक्ट किया जा रहा था ताकि कनेक्शन एस्टेब्लिश करके वो अपने मैसेजेस भेज सकें, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो रेडियो खराब हो चुका था। ऐसे वो बिल्कुल भी कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ लियो की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके कई बॉडी पार्ट्स में इन्फेक्शन फैल चुका था। इनफैक्ट उसने तो खाना पीना भी बंद कर दिया होता है। ये इसलिए क्योंकि उसने अपना अंत एक्सेप्ट कर लिया था। उसके हिसाब से बचे हुए खाने को वो लोग खाकर जिंदा रह सकते हैं, यानी कि लियो अपनी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हट रहा था। उन मेंबर्स को प्लेन के पास से जो जो सामान मिले वो उन्हें बाकी लोगों के पास लेकर आ गए। ठंड से बचने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे कपड़े ज्वाइन कर लिए जिससे कि एक स्लीपिंग बैग बन जा रहा था, यानी इससे उन्हें गर्माहट मिलती रहेगी। यहाँ लियो की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है कि वो अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। लियो ने मरने से पहले सिर्फ इतना कहा कि मेरे जाने के बाद तुम सब मुझे खा लेना, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी और तुम सब सरवाइव कर पाओगे। सभी लियो के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल थे और थोड़ी देर बाद वो वहीं पर मर गया। लियो के हाथ से उन्हें एक चिट्ठी मिली जिसमें उसने साफ लिखा था कि वो अपने दोस्तों के बीच मर रहा है। इससे अच्छी मौत उसे कहीं नहीं मिल सकती थी। हर एक मेंबर इतना ज्यादा सोचने लगा था कि अब उन्हें कैसे भी बचना है। रेडियो को चालू करने पर एक मैसेज ब्रॉडकास्ट हो रहा था कि अब यहाँ 2 महीने बीत चुके हैं, अभी तक प्लेन क्रैश हुए मेंबर्स का पता नहीं चला है। लेकिन गवर्नमेंट एक आखिरी बार ट्राई करना चाहती है रेस्क्यू मिशन का, यानी वो अपने प्लेन्स भेजेगी उसी पर्वत श्रृंखलाओं की तरफ जिससे पता लगाया जा सके कि पैसेंजर्स बचे भी हैं कि नहीं। अब ये खबर मानो उन लोगों के लिए एक आशा की किरण लेकर आ जाती है। वो सब एकदम जोश से भर गए कि इस बार उन्हें ये मौका छोड़ना नहीं है। फिर से कुछ लोगों ने यही डिसाइड किया कि वो ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर रहकर सिग्नल भेजना मुश्किल है। अगर वो यहाँ से दूर होकर पर्वत की चोटी पर रहेंगे तो सिग्नल देना आसान हो जाएगा। सभी लोगों में से 3 मेंबर को चुना गया और अब वो खाने पीने और रहने के सारे सामान लेकर ऊंचाई पर जाने लगे। ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। ऊपर की तरफ ऑक्सीजन भी कम होती है और टेम्परेचर नीचे गिर जाता है, पर ये कदम उन्हें उठाना ही होगा बाकियों की जान बचाने के लिए। घंटे दिन में कन्वर्ट होने लगे और समय तो बहुत तेजी से भाग रहा था। रात होने पर वो तीनों मेंबर्स अपने स्लीपिंग बैग में सो जाते हैं ताकि उनकी बॉडी गर्म रहे। जैसे तैसे वो और भी ज्यादा ऊंचाई पर जाते रहते हैं। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वो पर्वत की चोटी पर पहुंच गए, पर उस जगह से जो नजारा दिखाई दिया वो एकदम डरा देने वाला था, क्योंकि पर्वत श्रृंखलाएं इतनी ज्यादा पैमाने पर फैली हुई थी कि कोई भी उन्हें पार नहीं कर सकता। उनमें से एक आदमी इतना ज्यादा डर गया क्योंकि अब तो उनके पास पार करने के लिए उतना खाना भी नहीं, जो कि 3 लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। वो मेंबर अब साफ बता देता है कि हम में से एक को वापस जाना होगा।
उसने खुद ये एक्सेप्ट किया कि वो आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए उसने अपना खाना बाकी मेंबर्स को दे दिया और वहाँ से नीचे उतरने लगा। यानी कि अब 2 मेंबर्स के ऊपर सारी जिम्मेदारी है बाकियों की जान बचाने की। वो रुकते नहीं और थकते नहीं, सीधा चलने लगते हैं अपने मंजिल की तरफ। पर वो श्रृंखलाएं इतनी गंभीर थी कि किसी प्लेन को भी उससे पार करने के लिए बहुत दिन लग जाते। वो दोनों एक पहाड़ पार करते तो दूसरा पहाड़ आ जाता। पर इन लोगों ने अब बिल्कुल भी हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पता था कि कोशिश नहीं करेंगे तो वैसे भी मरने ही वाले हैं। इसलिए अपना पूरा एफर्ट डाल के अंत एक्सेप्ट किया जाए। लग रहा था कि सब खत्म हो जाएगा और कोई बचाने भी उन्हें नहीं आ पाएगा, लेकिन एक उम्मीद जगती है, क्योंकि अब वो लोग उस जगह पर पहुंचे जहां बर्फ एकदम कम थी और कई सारी हरियाली दिखाई दे रही होती है। थोड़ा नीचे आने के बाद उन्हें एक नदी भी दिखाई दी जिसमें पानी आ रहा था। दोनों जल्द से जल्द जाकर वहाँ साफ पानी पीते हैं और ये मानो उनके लिए किसी अमृत से कम नहीं था। उनके अंदर उम्मीद जगने लगी कि शायद अब वो लोग बच सकते हैं। तभी अचानक पानी की दूसरी तरफ एक आदमी आता है जो घोड़े पर सवार था। दोनों मेंबर्स ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो वो भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 2 महीनों तक ऐसी खतरनाक जगह पर दिन बिताने के बाद उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उन्हें सबसे पहले कुछ मिनट लगे ये पता करने के लिए कि सामने मौजूद आदमी सच में है कि नहीं। दोनों मेंबर सब चिल्ला चिल्ला कर उस आदमी को बताने लगे कि वो यहाँ पर फंसे हुए हैं, लेकिन वो आदमी पानी के शोर के कारण कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तब जाकर उस आदमी ने एक पेंसिल और पेपर दूसरी तरफ फेंका, जिस पर दोनों मेंबर्स अपनी पूरी कहानी लिखने लगे कि कैसे वो प्लेन क्रैश हुआ था और उस जगह पर वो कई महीनों से फंसे हुए हैं। ये पता चलने पर घोड़े पर सवार आदमी पास ही वाले बेस कैंप पर गया और सोल्जर्स को वो लेटर देते हुए सारी बातें बता दी। सारे रेस्क्यू सोल्जर्स के अंदर एक हड़कंप मच गया था, क्योंकि जिन लोगों को वो मरा हुआ समझ रहे थे वो एक्चुअल में अभी भी जिंदा हैं। जल्द से जल्द मिलिट्री सोल्जर्स के रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स उस तरफ भेज दिए गए। मीडिया के अंदर भी ये बात चारों तरफ फैली और सब उस जगह पर जमा हो चुके थे देखने के लिए। वहाँ बर्फीले पहाड़ों के बीच रेडियो पर ये खबर जैसे ही बाकियों को पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि रेस्क्यू टीम को उनकी लोकेशन पता चल गई थी। सब अपना सामान पैक करने लगे, क्योंकि आखिर वो बचकर निकलने वाले हैं। हेलीकॉप्टर्स जल्द से जल्द उस जगह पर आने लगे और हर एक मेंबर को उसके अंदर रखकर वहाँ से लेकर जाते हैं। यानी कि पूरे 2 महीने बाद आखिरकार वो सब उस जगह से निकल पाएंगे। पास ही वाले बेस कैंप पर जब सभी सर्वाइवर्स को लेकर आया गया तो वहाँ जितने भी सोल्जर्स और मेंबर्स थे सब उनके लिए तालियां बजाने लगे, क्योंकि उन सर्वाइवर्स ने जो हिम्मत दिखाई है वो किसी में नहीं होती। इसीलिए उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और खाने पीने की चीजें दी जाती हैं। हर एक मेंबर वही याद कर रहा था कि कुछ समय पहले चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी और इतनी कुर्बानियां देकर वो यहाँ पर पहुंचे। सारे साथियों को अलग अलग चैम्बर में रखा गया था, लेकिन रात के समय सब एक साथ आ जाते हैं, क्योंकि इतने समय बाद वो एक टीम बन चुके थे। शॉकिंग बात ये थी कि ये पूरी कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, यानी कि अमेरिका का सेम ऐसा ही प्लेन जिसमें कुल 45 पैसेंजर्स थे, वो सब इसी तरीके से क्रैश लैंड हो गए बर्फीली जगह पर और कई महीनों बाद जाकर उन्हें रेस्क्यू किया गया। दुख की बात ये थी कि उसमें से आधे से भी कम लोग बचे हुए होते हैं, पर वो खुश नसीब थे उन लोगों की जिनकी बॉडी खाकर वो सरवाइव कर पाए। हमारी ये दर्दनाक कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।